अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी भी एसएससी का ओनली एसएससी का कोई भी क्वेश्चन अगर कंफ्यूज कर रहा है, आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए. I'll try my best as soon as possible. I'll try to give the answer of that question, particular question that you have asked me in the comment box. Try to just comment your questions and give your feedback regarding the explanation and the questions level. All of these questions were asked in the previous year that I have taken in this video, and I will continue this series of 5 questions पर डे. मीनिंग वाला है वो कर सकते हो. यानी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यानी कि जो सेंटेंस का टीचर को जैसे देख रहा है सेंटेंस को, कि सेंटेंस को कैसे देखना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है. जो कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हो कि अगर कभी भी आपको ऐसे सेंटेंस से शुरुआत हो जाएगी आई वंडर, तो आपको ये समझ जाना है कि ये सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी है. एक्सक्लेमेटरी होने का मतलब ये है कि जो मेन वर्ब होगी सेंटेंस की वो लास्ट में होनी चाहिए, जो कि एक ही में था, वो भी था बी ऑप्शन में. सो दैट इज़ द आंसर. तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का. ठीक है, इसमें कहता क्या है क्वेश्चन, ध्यान सुनिए. आई वंडर व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हर सडन डिपार्चर. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एसएससी सीजीएल 12/9/25 शिफ्ट 3 में पूछा गया है सवाल. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है, ये एसएससी सीजीएल टायर 2 का शिफ्ट 3 और डेट क्या है 12/9/2025. क्वेश्चन में करना क्या है, आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या करना है हमको, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक क्वेश्चन है. तो हमें करना क्या है कि ये जो पूरी जो स्टेटमेंट लिखी गई है, ये पूरा स्टेटमेंट कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हर सडन डिपार्चर, इसके जगह पे हमें ये सोचना है कि आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है. आप इस वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर टिक कर सकते हो, फिर उसके बाद में देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ. टेक योर टाइम. देखो वीडियो को आपने रोक लिया होगा, अब देखिए समझते हैं कि ये आंसर इसमें से कौन सही है कौन गलत है. अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आई वंडर, अगर वो जो स्पीकर है वो कह रहा है आई वंडर, इसका मतलब है कि उस बात को उसको क्या हो रहा है कि आश्चर्य हो रहा है. अगर किसी सेंटेंस में वंडर एक्सप्रेस किया जाता है, वंडर, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. देखो सेंटेंस जो हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मिलते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ हिंट हमें मिलते हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस हिंट की मदद से आप फाइनल जो आंसर है उसके पास पहुंच सकते हो. मैंने वंडर देखकर, आई वंडर देखकर मैंने क्या समझ गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि जो मेन वर्ब होती है हम उसको सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं. नहीं समझे, सेंटेंस कहने का मतलब, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद नहीं, कहने का मतलब ये है कि उसको जो मेन वर्ब होती है उसको सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं. अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें हमारे पास एक ही इसमें वर्ब है जो कि सेंटेंस के लास्ट में है, और वो भी किस में है, बी. यानी कि व्हाट द रीज़न इज़, ये देखो ये हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट का ये हो गया वर्ब, और ये हो गया वो इंट्रोगेटिव वर्ड. ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा वो लास्ट में होना चाहिए, नहीं है. इसमें देखो आप व्हाट इज़ द रीज़न, ये सीधे सीधे क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ना, इसकी वजह से गलत. द रीज़न फॉर हर सडन डिपार्चर इज़ व्हाट, अब लास्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड आता ही नहीं, ये भी गलत. आंसर क्या है हमारा, आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. व्हाट द रीज़न फॉर हर डिपार्चर इज़. अब देखो इसको बोलने में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये अजीब लगने वाली बात इसमें नहीं है. जो फॉर्मेशन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वो यही है कि वी हैव टू पुट द मेन वर्ब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, 5 सेकंड लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर सोचिए. चलिए, आंसर आपने टिक कर लिया होगा. अब मैं बताता हूँ कि आंसर आपको कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है. क्वेश्चन में खुद ये जो वर्ड है अप्रोच है, और कैसे इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है ये मैं आपको बताता हूँ. ध्यान से देखिए. अब देखो सबसे पहले आपको ये समझना है ना कि जब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जो क्वेश्चन होता है तो उसमें कुछ गलत नहीं होता है.
ठीक है। बस उससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है, बस ये चीज़ें हमें देखनी होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दे प्रपोज्ड अस टू कंसिडर अ डिफरेंट अप्रोच, उन्होंने हमसे प्रस्ताव रखा कि हम एक दूसरा कोई अप्रोच डिफरेंट अप्रोच कंसिडर करें, यानी कि सोचें विचारें, ठीक है। अब देखो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है वो बात आप समझो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो अस है, ठीक है, और ये जो कंसिडर है, तो ये जो अस है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसको हमको इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके जगह पे आप इसको रिप्लेस कर रहे हो, तो इसमें जो मीनिंग, जिस वर्ड से जो मीनिंग आ रहा है, मेन मीनिंग, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो अस को अगर देखा जाए तो अस को हम अगर सब्जेक्ट के रूप में, जब अगर कंजंक्शन लिखोगे तो वी लिखना पड़ेगा। इसमें वी है, इसमें देखो सीधे अस से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर ये जो प्रपोज्ड है ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आ ही सकता है, तो इसको भी ऑप्शन को हम कंसिडर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन देखो जब हम प्रपोज्ड वर्ब को इस्तेमाल करते हैं ना मेन वर्ब की तरह, और उसके बाद अगर कोई पर्सन आप लिखते हो तो उसके साथ हमें टू लिखना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे टू होना चाहिए था, जिसकी वजह से इसमें है नहीं, ठीक है, इसमें ये है नहीं, तो ये हो गया आंसर हमारा गलत, बी ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। अब देखो उसके बाद ये वाला ऑप्शन देखो, सी वाला, टू कंसिडर अ डिफरेंट अप्रोच बाई अस। अब यहाँ पे देखो जो बाई अस लिखा है ये क्या इंडिकेट करता है, पैसिव वॉइस इंडिकेट करता है। पैसिव वॉइस इंडिकेट करने के लिए हमारे पास पैसिव वर्ब का यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। आ जाओ थर्ड पे, देखो वी कंसिडर दैट अ डिफरेंट अप्रोच। अब ये देखो ये ऑप्शन सही है, सेम हो गया। इसमें है क्या कि ये चीज़ छूट गई है, ये क्या है, ई और डी, कंसिडर्ड है ये ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। अब देखो बात समझो ध्यान से, आपने मूड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हम इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड की बात करते हैं तो हम उसके बाद यानी कंजंक्शन के बाद जब सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो हम वर्ब लिखते हैं वो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कौन से एक्सप्रेस होते हैं, किन वर्ड से, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है, इन सब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब देखो इसमें हमने लिख दिया प्रपोज, जिससे पता चल गया कि ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, प्रपोजल सब है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि यहाँ पे लिख दिया देखो सेकंड फॉर्म। ये भी आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट। फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे देखो दैट वी कंसिडर अ डिफरेंट अप्रोच, यानी कोई सजेशन दे रहा है, प्रपोजल रख रहा है कि हम एक दूसरा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं या फिर करें, कहने का मतलब है करें। अब देखो एक लर्निंग यहाँ पे आप सीख सकते हो, अगर यहाँ पे मान लो ना ही लिखा होता ना तभी भी यहाँ पे कंसिडर ही होता, कंसिडर्स नहीं हम लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से, इससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, मूड है, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल, सजेशंस। गॉट इट? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? टेक योर टाइम, लीजिए और अपना जो है वीडियो पॉज कीजिए और आंसर सोचिए और समझिए, बताइए, और मैं बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए देखिए, अब इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है, जो सेंटेंस है वो कंजंक्शन से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि दैट, ठीक है। उसके बाद देखो द लिखा है और ये रिजल्ट्स लिखा है, उसके पहले ये एल लिखा है, इस वर्ड में एक्सपेरिमेंटल लिखा है। इसका मतलब जितने भी जो शब्द होते हैं ना, जिस शब्द के लास्ट में एल होता है मोस्टली वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो गया। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और ये होगा क्या, कंजंक्शन, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये देखो प्लूरल है और कंट्राडिक्ट में यस नहीं लगा है, इसका मतलब ये प्लूरल है, यानी कि ये तो क्या है, करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। और कुछ बच्चों को लगता है कि जो प्रायर है क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव होता है, और ये हमारे पास क्या है, नाउन है, इसे यस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो नाउन है, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो ये भी ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं। हमें एरर खोजना है, देखो एंड चैलेंजेस, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये जो चैलेंज होता है ये नाउन भी होता है और अपने आप में एक वर्ब भी होता है। अब हमें कैसे पता कि ये नाउन है कि वर्ब है, उसके अब समझो ध्यान से। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो थ्योरीज है वो क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले इसमें ईडी लगा हुआ है, तो इसको हम पार्टिसिपल कह सकते हैं, यानी कि पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक नाउन हो गया, यानी कि ये भी एक नाउन हो गया, और आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज के पहले क्या है बच्चों, वर्ब। उसी तरीके से ये भी वर्ब होगा ना,
खुद से सोचो, ध्यान से सोचो, ये भी वर्ब होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंड कंजंक्शन है ये क्या कर रहा है, दो प्रेडिकेट्स को ऐड कर रहा है, दो प्रेडिकेट्स को जोड़ रहा है। अब जोड़ रहा है तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये वर्ब के बाद है ना ये, तो ये तो ऑब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा, और ये इस वर्ब के बाद है तो ये भी इसका ये ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। गॉट इट। उसके पहले ये जो अगर वर्ब है ये, और ये रहा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वो जो कंट्राडिक्ट है वो भी प्लूरल है। अब इसको हम लोग क्या कर दिया, दो प्रेडिकेट्स को हमने एंड से जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिए तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर ये प्लूरल तो ये सिंगुलर क्यों, चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें से एस हटा देना चाहिए, लेकिन हम आगे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सजेस्ट द नीड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द नोवेल मेथडोलॉजी। अब देखो ये दोनों नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले हमारे पास एक प्रीपोजिशन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के साथ इनटू प्रीपोजिशन ही लिखा जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सजेस्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके पास ये अपना ऑब्जेक्ट है, द नीड, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक नाउन है हमारे पास, अगर किसी सेंटेंस में नाउन होता है तो या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। हमारे पास देखो ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दिक्कत कहाँ है, अगर इसको देखा जाए कि ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और ये जो वर्ब है, ये वर्ब तो हमने देख लिया कि ये है इसका सब्जेक्ट और ये दोनों प्लूरल है, दोनों सही है। ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। इस सिंगुलर है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यही है रिजल्ट्स। तो ये प्लूरल है तो ये सिंगुलर क्यों, तो हमारे पास तो एरर यही है, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए, चैलेंज, यानी ई रहेगा यहाँ पे। अब एक बात सोचना है कि ये जो सजेस्ट है इसमें एस रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर ये ऐसे ही सही है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, दो प्रेडिकेट को हमने जोड़ दिया, कंट्राडिक्ट प्रायर फाइंडिंग्स और चैलेंज एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज को, दोनों को जोड़ दिए हम। अब उसके बाद क्या है कि ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब का ये पूरा सब्जेक्ट है, दैट से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, ये थ्योरीज तक, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। अब आप सब जानते हो कि जो दैट होता है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होने की वजह से वो क्या बन सकता है, नाउन क्लॉज बन सकता है। नाउन क्लॉज वो बनते हैं, नाउन क्लॉज बन सकता है। तो नाउन क्लॉज का मतलब कि नाउन इक्विवेलेंट हो गया, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, शुरू में है तो सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये सजेस्ट, इसमें ये जो एस है ये छूट गया है, मतलब मेरी तरफ से छूटा है, इसमें एरर नहीं है, ये एस छूट गया है, लिखते वक्त छूट गया है। क्यों, ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये पूरा नाउन क्लॉज हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। एक स्टेटमेंट का मतलब सिंगुलर, तो इसको इसमें यस होना चाहिए तभी जाके सही होगा, ठीक है। एरर कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें यस है, बाई मिस्टेक छूटा है वो चीज़, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, तो हमारे पास आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा हमारे पास ए, यानी कि 1, ठीक है। चलिए, वीडियो को आपने पॉज कर लिया होगा, आंसर भी आपने सोच लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एरर है तो है कहाँ, ठीक है। आइए देखिए, इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ एम्बेजलिंग पब्लिक फंड्स। एम्बेजल मतलब क्या होता है, एम्बेजलिंग मीन्स थेफ्ट या फिर स्टीलिंग, मतलब सिनोनिम की बात करें तो स्टीलिंग हो जाएगा, चोरी करना होता है। अब देखो बात आप समझो ध्यान से, हमारे जो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, किससे हो रही है, इट इज़ हाई टाइम। जब कभी भी आपको क्या मिले, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम अगर भी मिल जाता है, इट इज़ टाइम, ठीक है। ये तीनों फ्रेजेस अगर आपको मिल जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमें, और आपको भी लगभग सबको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक भी होगा, मैं जानता हूँ जहाँ तक कि सभी बच्चों का आंसर यहीं पे होगा कि इसको क्या कर दीजिए, शुड टेक के जगह पे आप क्या कर दीजिए, टुक कर दीजिए, यही आंसर होगा आपका, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन लॉजिक समझो कि लॉजिक क्या कहता है, मतलब क्यों हम उसको सेकंड फॉर्म कर दे रहे हैं।
देखो लॉजिक ये है ना कि जो इट इज़ हाई टाइम है, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम का मतलब ये होता है ना कि इट इज़ द टाइम ओवर, द टाइम इज़ ओवर। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो जो टाइम था ना वो बीत गया है। मतलब ये है कि जब वो टाइम बीत जाता है, जिस टाइम पे वो एक्शन करना होता था, मतलब करना था, उस टाइम पे वो एक्शन हुआ ही नहीं। तो जो नरेटर, जो आदमी, जो स्पीकर होता है वो कहता है कि वो टाइम कहीं ना कहीं बीत गया जब उस एक्शन को आपको करना चाहिए था। यानी यहाँ पे जो बात हो रही है कि नरेटर ये कह रहा है कि वो टाइम कहीं ना कहीं गुजर गया कि जब गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट क्या करना चाहिए था, स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए थे अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ जो लोग एम्बेजलिंग करते हैं पब्लिक फंड्स का। यानी कि वो टाइम क्या हो रहा है, बहुत पास्ट हो गया। कहने का मतलब कि वो टाइम बहुत अब लेट हो रहा है, कहने का मतलब। तो बात क्या है ना कि यहाँ पे इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम से हम इमेजिनेशन एक्सप्रेस करते हैं। इमेजिनेशन एक्सप्रेस करने की वजह से ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है सब्जंक्टिव मूड में, वो भी पास्ट सब्जंक्टिव मूड। इसी वजह से हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। और ऐसे लगता है बोलने पे कि इट इज़ हाई टाइम है, ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे हमने मॉडल के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, तो ये करेक्ट होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि इमेजिनेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। इमेजिनेशन एक्सप्रेस करने की वजह से वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड हो जा रहा है, और मूड हो जाने की वजह से हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें लिखना पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे हमारे पास एरर कहाँ मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट टूक, यहाँ पे हो जाएगा टूक। ठीक है, टूक, बट इट आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द एरर सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि एरर स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब टाइम लीजिए अपना और थोड़ा सा आंसर अपना दीजिए। ठीक है, चलिए आंसर आपने सोच लिया होगा, वीडियो पॉज करके मैं बताता हूँ कि आंसर इसमें क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बाय द टाइम रेस्क्यू टीम विल रीच द रिमोट विलेज द हैवी स्नो वुड हैव ब्लॉक्ड द रोड्स कम्प्लीटली। कहने का मतलब क्या है कि जिस टाइम तक जो रेस्क्यू टीम है उस दूर सुदूर जो विलेज था वहाँ पे पहुँचती, तब तक जो हैवी स्नो है वो पूरे गांव के रोड को क्या कर दिया होगा, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया होगा, यानी कि बंद कर दिया होगा। ये क्वेश्चन का मतलब है। आंसर की बात करते हैं। देखो आप ये जानते हो कि जब कभी भी सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, जब कभी भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब कभी भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसमें होता क्या है कि जो मेन क्लॉज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा सा क्या पूरा गलत बोल रहा हूँ जो मेन क्लॉज होती है वो क्या होती है कि सिंपल फ्यूचर में होती है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर, मेन क्लॉज की बात कर रहा हूँ मैं। और जो कह लीजिए कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, सब क्लॉज, ठीक है, जो सब क्लॉज होती है वो क्या होती है, वो होती है सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट। अब आप ये सोचोगे कि सर यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिख नहीं रहा है, तो आप ये जो थ्योरी है ये क्यों बता रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनो। पहली तो बात ये है कि आप इस फैक्ट को याद रखो कि जब कभी भी हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो मेन क्लॉज को हम सिंपल फ्यूचर में, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बना हुआ जो क्लॉज होता है उसको हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और इसको कैसे लिखते हैं हम, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। एनी डाउट? नो डाउट। बात समझो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना कि ये मानना बच्चों के लिए मुश्किल होता है कि ये जो बाय द टाइम है, ये क्या होता है, ये अपने आप में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है।
इसको अपने आप में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होने की वजह से क्या होता है कि ये बना देता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देता है तो उसमें हमें क्या लिखनी होती है, सिंपल प्रेजेंट। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम विल रीच, अब देखो विल रीच कर दिया, अब कंजंक्शन हमारा क्या है, बाय द टाइम हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, ये विल रीच कर दिया, यही हमारे पास क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। अब इसको हमें हटा देना है यहाँ से और इसको क्या कर देना है, रीचेज कर देना है, रीचेज, रीचेज, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाता है, करेक्शन हो जाता है। अब इधर आगे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब देखो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, या फिर जनरली ऐसे लोग गलती करते हैं। हमें क्या करना होता है, मुझे सबको क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। जब कभी भी आपको सेंटेंस पढ़ते पढ़ते अगर आपको आंसर मिल जाए तो आंसर मिल जाए ये अच्छी बात है, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे क्या पता जो आंसर आप सोच रहे हो वो आंसर हो सकता था, लेकिन वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ही देखो यहाँ पे मैं आंसर यहाँ पे सही लिख रहा हूँ, रिचेज आंसर सही हो सकता है, लेकिन अगर देखूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है, वुड हैव ब्लॉक्ड लिखा है। वुड हैव ब्लॉक्ड लिखने की वजह से हम इसको रिचेज नहीं लिख सकते हैं। रिचेज नहीं लिख सकते हैं तो करना क्या पड़ेगा, तब हमको चेंज करके लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हैड रिच्ड लिखना पड़ेगा। आप सबको पता होगा कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ जो पेयर बनता है वर्ब का, वो क्या बनता है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म बनता है। इस वजह से हमको यहाँ पे करेक्शन क्या करना पड़ेगा, हैड प्लस V3 लिखना पड़ेगा, तब जाके करेक्शन होगा। यानी कि करेक्शन हमारे किस पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में है। तो सेकेंड वन इज़ द आंसर। कोई दिक्कत है इसमें पूछिएगा, बिल्कुल मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा अगर डाउट होगा आपको तो। देखो यहाँ पे हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लिख रहे थे, ये जो बात है ये मैं गलत नहीं बताया हूँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में, लेकिन आपको स्पेशली ये जो कंजंक्शन है इसके साथ में देखना हमें ये भी पड़ता है कि आगे नेक्स्ट वाली क्लॉज में कैसा टेंस लिखा है, उस टेंस के अकॉर्डिंग ही हमको दोनों टेंस को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पे रीचेज नहीं लिखा, हमने उसको क्या कर दिया, हैड रीच्ड कर दिया। क्यों, क्योंकि आगे जो वर्ब लिखा था वो क्या लिखा है, ये यहाँ पे ये लिखा है। आप कुछ सोच सकते हैं कि सर इसी में क्यों नहीं करेक्शन कर दे रहे हैं, यहाँ पे रीचेज कर दीजिए, यहाँ पे ये कर दीजिए, तो दो करेक्शन पॉसिबल होता नहीं है। तो हमने क्या कर दिया कि एक जगह पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्शन कर दिया हमने, तो वैसे ही वो पॉसिबल है, जो कि एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और आंसर ये एकदम सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। एक्सप्लेनेशंस कैसे लगे आप उसको बता सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी भी एसएससी का ओनली एसएससी का कोई भी क्वेश्चन अगर कंफ्यूज कर रहा है, आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड इन द कमेंट बॉक्स. Try to just comment your questions and give your feedback regarding the explanation and the questions level. All of these questions were asked in the previous year that I have taken in this video, and I will continue this series of 5 questions per day, means every day. Okay, till then take care, bye bye.